नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो सीटेट 7 जुलाई 2024 जो आपका एग्ज़ाम होना है सीटेट का, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन की एक इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और ये क्लास होने वाली है ईवीएस एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 4 की, उसका संपूर्ण निचोड़ आपको हम एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और एक कॉपी और एक पेन जरूर साथ लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे तो उनको आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से एक सारणी बनाई है, जिसमें कि हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला हमने यहाँ पर लिया है क्रम संख्या का, दूसरा यहाँ पर मेन पॉइंट जिसके बारे में हमें बात करनी है, और तीसरा हमने विस्तार यानी कि डिटेल में हमें इसको समझना है। तो पहले पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हमने लिया है ट्रॉली के बारे में। तो ट्रॉली क्या है, चलिए इसको समझते हैं। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है, जो लोहे की रस्सी पर यहाँ पर लगा होता है, और पुली की मदद से ये जो है रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो ट्रॉली के बारे में आपने क्या समझा कि ये जो है एक लकड़ी का बना हुआ झूला होता है, जो कि लोहे की जो है एक जो तारनुमा होती है रस्सी, उस पर ये जो है लगा होता है, और पुली के माध्यम से ये जो है सरकता रहता है। और इसमें जो है 1 से 5 तक यानी कि लगभग 4 से 5 बच्चे यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये सरकता हुआ बच्चों को ले जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझा यहाँ पर ट्रॉली के बारे में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं ट्रॉली क्या है। तो ये देख सकते हैं, इसमें बच्चे ये लटके हुए हैं, ये है आपका ट्रॉली। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। तो ये पूरा लेसन है कक्षा 4 की जो आपकी ईवीएस की बुक है, उसमें ये दिया हुआ है। आपने अगर बुक पढ़ी है तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो हमने आपको बताई हैं। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली जो है, यहाँ पर क्या लिखा है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दी हैं। ट्रॉली क्या है और इसका विस्तार क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है सीमेंट का पुल। सभी ने देखा होगा, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। कौन भैया, जो सीमेंट के पुल होते हैं वो ईंटों तथा लोहे की सरियों से बनते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वल्लम। तो वल्लम क्या है? वल्लम जो है केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव को कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वल्लम क्या है, तो वल्लम क्या है, एक नाव होती है जो कि लकड़ी की बनी होती है, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं वल्लम क्या है। तो ये है आपकी वल्लम, यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं नदी पार कर रहे हैं वल्लम पर बैठकर। यहाँ लिखा है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव को कहते हैं, इसमें बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वल्लम क्या होता है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी को देख लीजिएगा। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। तो ऊंट गाड़ी आप समझते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भी आप लोग जानते होंगे, जो लोगों ने देखी होगी। 2 बैल होते हैं, ठीक है, उस पे जो है लकड़ी के पहिए से पूरा एक ढांचा बना होता है, जिसको वो घसीटते हैं। ठीक है, मैदानी इलाकों के जो गांव होते हैं उनमें ये जो है अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जान लीजिएगा। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो मेन पॉइंट है उत्तराखंड के बारे में, इसको बोला जाता है फूलों की घाटी। क्या बोला जाता है भैया? फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी है आपकी कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शांत घाटी यानी कि जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भैया पाई जाती है आपकी केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में। और अभी आपने पढ़ा था केरल में क्या है? वल्लम, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है बच्चों को नदी पार कराने के लिए। ठीक है, आगे चलिएगा।
अगला पॉइंट है पक्षियों के कान। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी कि पक्षियों के जो है कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनके जो सिर के बगल में दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी मदद से वो सुनते हैं। अगला है छिपकली के कान। इसके बारे में देख लीजिएगा। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। यानी कि छिपकली वैसे भी साइज में जो है छोटी होती है और उसके भी जो कान होते हैं वो छेदनुमा होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। आपको जल्दी वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलिएगा। मगरमच्छ के जो छेद हैं यानी कि जो कान हैं वो भी छेदनुमा होते हैं। तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है खाल पर डिजाइन। यानी कि जो जानवर होते हैं, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जो जानवर आपने देखे होंगे जैसे कि शेर है, चीता है, तो उनकी जो खाल होती है उस पर आपने देखा होगा इस तरीके से डिजाइन बनी होती है। क्लियर है, आगे चलिएगा। अब बात करते हैं हाथी के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ये पॉइंट है हाथी का। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। तो हाथी के बारे में पहला पॉइंट पढ़िएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हाथी से क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? स्टेटमेंट में, यानी कि कथन के रूप में आता है कि ये 4 कथन आपको दे दिए गए, ए बी सी डी। ठीक है, और उसमें पूछ लेगा कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, वहां पर आपसे लिख सकता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खाता है तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर देखने में बहुत ही सिंपल लग रही होंगी, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं कथन के रूप में तो आप वहाँ पर भूल जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट है दूसरा, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो एक ये पॉइंट हो गया कि हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते यहाँ पर खा लेता है। क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे चलिएगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे जो है उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी जो है पानी और कीचड़ में बहुत ज़्यादा खेलता है। इससे क्या होता है? उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट देखिएगा। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो जब इसको गर्मी लगती है तो ये अपने कान हिलाकर जो है क्या कर लेता है? हवा कर लेता है। अगला पॉइंट है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। जो 3 किलो का हाथी होता है उसका जो वजन होता है वो लगभग होता है 200 किलोग्राम। आगे देखिएगा, हाथी के झुंड के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। क्या होते हैं भैया? इनकी जो बच्चे होते हैं और हथनियाँ जो होती हैं यानी कि जो फीमेल होती हैं हथनी, वो होती हैं इनके झुंड में। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है यानी कि हेड होती है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कौन कौन होता है? उसमें होती हैं हथनियाँ और उनके बच्चे। और जो मेन नेता होता है या लीड करता है पूरे झुंड को, वो करता है जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो उस झुंड को पूरा लीड करती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिएगा। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। यानी कि 14 से 15 साल तक तो वो साथ में रहते हैं, इसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी जो है ये आप देख सकते हैं एक प्रकार का पेड़ होता है। खेजड़ी की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। ये जो पेड़ है इसकी छाया में जो है बच्चे खेलते हैं और इनकी जो फलियां हैं वो सब्जी के काम में आती है, यानी कि इससे क्या होता है? सब्जी बनाई जाती है। क्लियर है? यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और वहीं पर ये आप देख सकते हैं, ये रेगिस्तान है पूरा, यहीं पर ये आप देख सकते हैं खेजड़ी वृक्ष को। ठीक है, आगे देखिएगा, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी भी कभी इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जो इसकी लकड़ी होती है इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और ये जो लकड़ी है ये दवा के काम में आती है। क्लियर है? आगे चलिएगा, चमकते सितारे। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे देख लीजिएगा, बिहार लोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो बिहार लोचाहा गांव है, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कौन भैया? जो लीची के फूल पत्तियां जो हैं ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं, यानी कि कहाँ के, बिहार लोचाहा गांव के जो लोग होते हैं वो मधुमक्खी पालन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो कब होता है? तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। ठीक है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी के एक बक्से से कितना? 10 किलो यहाँ पर आपको शहद क्या होगा? प्राप्त होता है। ठीक है, और जो लीची के फूल हैं वो कब खिलते हैं? ये फरवरी में खिलते हैं। क्लियर है? आगे चलिएगा, मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अंडे देने वाली मधुमक्खी का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है रानी मधुमक्खी। क्लियर है? आगे चलिएगा, आगे क्या लिखा है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यह ढूंढती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी कि डांस करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियां जो होती हैं उनको भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन में आपसे पूछ सकता है कि जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं? गाना गाती हैं, डांस करती हैं। तो इस तरीके से आपको जब पढ़ा होगा आपने तभी आप बता सकते हैं कि जब रस मिल जाता है मधुमक्खी को तो वो क्या करती है? नाचती है। ठीक है, जिससे दूसरी मधुमक्खियां भी जान जाती हैं कि यहाँ पर इसको रस मिल गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली जो मधुमक्खियां हैं इन्हीं का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। जो रानी मधुमक्खी है वो केवल अंडे देती है, बाकी जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कौन करता है? जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। तो यहाँ पर आप उसके नाम से ही जान सकते हैं कि उसका नाम है रानी, तो वो कुछ भी काम नहीं करेगी, केवल अंडे देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिएगा आगे, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट दिया है चींटी के बारे में। तो चींटियों का जो काम होता है ये बटा रहता है। कैसे बटा रहता है? सबसे पहले बात करेंगे, जो रानी चींटियां होती हैं इनका काम होता है अंडे देने का। क्या होता है भैया? जो रानी चींटियां होती हैं वो अंडे देती हैं केवल। सिपाही चींटियां ये क्या होती हैं? ये बिल का ध्यान रखती हैं। तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनका नाम है सिपाही। सिपाही का मतलब सुरक्षा करना, तो ये बिल का ध्यान रखती हैं। अगला है, काम करने वाली जो चींटियां होती हैं ये भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड। ये कहाँ पर हैं? तो ये सभी आपके कहाँ पर हैं? गुजरात राज्य में। गुजरात कहाँ पर है आपका? अगर हम नक्शे में देखें तो गुजरात किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कोझिकोड। तो कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पर हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। केरल में हमने आपको बताया था पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर भैया? केरल में है।
और केरल में ही है आपकी साइलेंट वैली, जिसको हम शांत घाटी के नाम से जानते हैं। शांत घाटी कहाँ पर है? ये भी आपके केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी आपका केरल में है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिएगा। नेक्स्ट है आपका मडगांव। मडगांव कहाँ पर है? तो मडगांव आपका है गोवा। ठीक है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा, गोवा से केरल। तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं, यानी कि 92 यहाँ पर सुरंग हैं और 2000 पुल मिलते हैं। अगर हम गोवा से केरल की ओर जाएंगे रेल से, ठीक है, रेल के माध्यम से, तो यहाँ पर 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। ठीक है। अगला है मलयालम में। तो मलयालम में क्या है? मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को क्या कहते हैं? तो इनको बोला जाता है अमूम्मा। यानी कि जो माँ की माँ हो जाएंगी, यानी कि आपकी क्या हो जाएंगी? नानी। तो नानी जी को बोला जाता है अमूम्मा और माँ की जो बड़ी बहन होती हैं इनको बोला जाता है वली अम्मा। ठीक है, वली अम्मा कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप जो हैं अपनी जो आपकी दादी होती हैं, ठीक है, जो आपकी जिसको हम बड़ी अम्मा बोलते हैं, तो बड़ी अम्मा के नाम से आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। वली अम्मा यानी कि माँ की बड़ी बहन होंगी तो वली अम्मा बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पर? मलयालम में। आगे चलिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक जो है वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी के जो है कितने मेडल हैं? 29 मेडल जीते हैं इन्होंने। और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। क्या थे भैया? इनके जो पिताजी थे वो पुलिस में हवलदार थे। ये जो है 130 किलोग्राम तक का भार जो है उठा लेती हैं और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हम आपको बता चुके हैं उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच जो फूलों की घाटी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है मधुबनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुबनी क्या है? चलिए देख लेते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जो एक जिला है, त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर भैया? बिहार में। ठीक है, तो बिहार आपको याद रखना है। बिहार से रिलेटेड क्या है? मधुबनी पेंटिंग है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट में ये जो है दे सकता है कि ये जो मधुबनी के चित्र होते हैं किससे बनाए जाते हैं? तो पिसे हुए चावल के घोल से। ठीक है, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, जो आपके पक्षी हैं, मछलियां हैं आदि जीव जंतु साथ में यहाँ पर मिलकर यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी मधुबनी पेंटिंग, जो कि कहाँ की हैं? बिहार की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ की फेमस है? तो ये है भैया आपकी उत्तर प्रदेश की। आगे फिर से देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कुछ दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए मशहूर है। इत्र किसे बोलते हैं? सेंट को बोलते हैं, जो आप लोग लगाते हैं ना बॉडी स्प्रे, जो स्टाइलिश नाम आप बोलते हैं। तो इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है भैया? कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का जो है सेंट यानी कि इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या क्या तैयार किया जाता है? इत्र जो है फूलों से बनता है, गुलाब जल बनता है, केवड़ा भी बनता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देख लीजिएगा और क्या है। केरल की बात करें तो केरल में केले की जो फूलों की सब्जी यहाँ पर प्रसिद्ध है। केले के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? केरल में है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है भैया? सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। जो सहजन के फूल होते हैं इसके पकौड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। बहुत ही फेमस है ये डिश यहाँ की। अगला यहाँ पर लिखा है गुलदावरी जीनिया से रंग यहाँ पर बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। जो गुलदावरी होती है जीनिया से यहाँ पर रंग भी बनाए जाते हैं और इन्हीं रंगों से जो है कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे लिखा है यहाँ पर डेरा गाजी खान। ये कहाँ पर भैया? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या है ये? डेरा गाजी खान, जिसे संक्षेप में
डीजी खान कहा जाता है। ये जो है आपका पंजाब पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक शहर है। ठीक है, यह पाकिस्तान का 19वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। किस नंबर का है? 19वां जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह डेरा गाजी खान जिले और डेरा गाजी खान डिवीजन का मुख्यालय है। जो डेरा गाजी खान है यह यहाँ पर जिला भी है और डेरा गाजी खान डिवीजन का ये जो है मुख्यालय है। क्लियर है? आगे देखिएगा, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये भी देख लीजिएगा, एक पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। अगला है कि लकड़ी जो है इसको दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है लकड़ी को बचाएं दीमक से तो कैसे बचा सकते हैं? नीम से व कीकर की जो लकड़ियां होती हैं उनको अगर हम बिछा दें। ठीक है, अगला है सोहना गांव हरियाणा। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ट्रैक जो हैं ये आपके कि कहाँ से कहाँ जाने में क्या मिलता है। तो यहाँ से लगभग कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। ठीक है, पानी को उबाल लेने से जो है पानी अच्छे से साफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेलवनका गांव ये कहाँ पर है भैया? तो ये है आपका कर्नाटक में। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें प्याज कब उगाना है, तो जुलाई के महीने में उगाना है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। किससे? खूंटी की मदद से। आगे चलिएगा, कर्नाटक में हल को कुर्गे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुर्गे कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, ये देखिएगा, ये छूट रहा है कुर्गे के बाद। कुछ पौधे बिना बोए खेती में अपने आप जो है हो जाते हैं, यानी कि उग आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। सभी को पता होगा, जो किसान परिवार से हैं उनको पता होगा कि जो बिना बोए जो आपकी जो घास उग आती है उसको हम खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार को खेती से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल जो है कम हो पाती है। ठीक है, जो हम वहाँ पर दवा डालेंगे, खाद पानी लगाएंगे, तो उसमें जो खरपतवार है वो भी साथ साथ बढ़ेगी और जो मेन फसल है आपकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर खरपतवार को हमें हटा देना चाहिए। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। तो ये भी सही बात है बिल्कुल, अगर इसको हम समय से नहीं निकालेंगे तो ये जो है जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ये नाम आपको याद रखना है। कर्नाटक में जो हसिया होता है उसको क्या कहा जाता है? इलगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गिजू भाई बदेनी। गिजू भाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। कौन भैया? गिजू भाई बदोनी। ठीक है, ये कहाँ के थे? गुजरात के। पक्षियों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। कलचड़ी ये क्या है भैया? इंडियन रॉबिन है। कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। आगे देखिएगा, कलचड़ी की जो चोंच है अंदर से लाल होती है और कलचड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। कलचड़ी के बारे में यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी होती है? लाल कलर की होती है और ये जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। कौन भैया? कलचड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन रॉबिन। क्या बोलते हैं? एक नाम इसका है इंडियन रॉबिन, या इसी को हम कलचड़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कौवा। कौवा तो सभी ने देखा होगा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी यहाँ पर होती हैं। तो आपसे यहाँ पर लिख सकता है, पूछ सकता है कि जो लोहे के तार और लकड़ी नुमा जो चीजें हैं, जो शाखाएं हैं, वो किस पक्षी के घोंसले में देखने को मिलती हैं? तो ये हो जाएगा कौवे के घोंसले में। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिएगा, कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा पक्षी है जो कि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है? तो वो हो जाएगी आपकी कोयल। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है।
कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, यानी कि उसका भी ध्यान रखता है। आगे देखिएगा, कभी कभी कोयल कौवा कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है, यानी कि इससे पता चलता है कि कोयल कितनी होशियार है। वह अपने अंडे रख लेती है, लेकिन कौवा के जो अंडे होते हैं उनको फेंक देती है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है फाक्ता पक्षी। फाक्ता क्या है? फाक्ता कैक्टस के फाक्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। तो जो फाक्ता होता है या कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है, कौन बनाता है भैया? फाक्ता पक्षी। ठीक है, फाक्ता पक्षी किसने नहीं देखा है तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपका फाक्ता पक्षी, देख लीजिएगा सभी लोग, ये है आपका फाक्ता पक्षी। आगे देखिएगा, गौरैया सभी ने देखी होगी। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला यहाँ पर बना लेती है। आगे क्या लिखा है? कबूतर के बारे में देख लीजिएगा। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है भैया, कहाँ पर बनाते हैं? पुराने मकान में बनाते हैं या खंडहर में। कौन? कबूतर। ये हो गया फाक्ता पक्षी। अब चलते हैं आगे, बसंत गौरी के बारे में देख लीजिएगा। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों की टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ों पर ये जो है बैठ कर क्या करते हैं? टुक टुक की आवाज़ निकालते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन भैया? बसंत गौरी। ठीक है, दर्जन चिड़िया, इसको देख लीजिएगा। दर्जन चिड़िया क्या है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की जो बनी थैली है उसमें अंडे देने में जो है ये जो है क्या करती है? उसी में अंडे देती है। यानी कि दर्जन जो चिड़िया है ये क्या करती है? पत्तों को सी लेती है अपनी चोंच से और उसके बीच जो बनी एक थैली नुमा आकृति में जो है अंडे अपने तैयार करती है। ठीक है, अगला है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा देख लीजिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। शक्कर खोरा ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लटकता हुआ जो घोंसला होता है झाड़ी पर वह किसका होता है? तो शक्कर खोरा का होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल जो है बाल, बारीक घास, पत्तियां, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के यहाँ पर क्या है? चीथड़ों से बनाते हैं। कौन भैया? ये जो शक्कर खोरा होते हैं ये घोंसला अपना जो है किससे बनाते हैं? बाल से, जो पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्तों से, रुई से, पेड़ की छाल से, इन्हीं से मिलकर इनका घोंसला बनता है। अगला है यहाँ पर नर वीवर पक्षी। ये है आपका नर वीवर पक्षी, इसको आप देख लीजिएगा, ये घुसा हुआ है। ठीक है, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अब अगला है यहाँ पर मादा वीवर पक्षी। जो नर वीवर होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। अब बात करते हैं मादा वीवर पक्षी की। मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें अंडे देती है। यानी कि यहाँ पर भी जो फीमेल है बहुत ही होशियार है। ठीक है, ये क्या करती है? जो नर वीवर पक्षी होते हैं उनके ही बनाए हुए घोंसले में जाती है और वहां पर देखती है कि जो घोंसला इसको सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देने का काम करती है। ठीक है, आगे चलिएगा। पक्षी केवल यहाँ पर क्या है? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। ठीक है, तो ये पक्षी जब तक इनके जो है यहाँ पर क्या रहते हैं? अंडे रखते हैं, तब तक ये रहते हैं। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो ये जो है घोंसला छोड़कर चले जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। कोई पेड़ पर रहता है, कोई जमीन पर, कोई पानी में। आगे चलिएगा, अब बात करिएगा जानवरों के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं गाय के दांत। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? गाय की। अब बात करते हैं बिल्ली के दांत की। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, सांप के दांत की बात कर लीजिएगा। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर
वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। निकल नहीं, यहाँ पर होगा निगल। ठीक है, निगल जाते हैं। ये सीधा किसको, जो इनका शिकार होता है उसको निगल जाते हैं, उनको चबाकर नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपका दिया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी के, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। कैसे होते भैया, इसके दांत हमेशा धीरे धीरे घिसते रहते हैं और इसी के साथ ये जो है बढ़ते रहते हैं। अगला है आपका पॉइंट, पर्यावरण शिक्षण। जो आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये है भैया अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है दस्त और हैजा। ये पॉइंट देखिएगा, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। ठीक है, जो दस्त और हैजा नामक रोग हैं ये किससे फैलते हैं, गंदा पानी पीने से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला पॉइंट, दस्त या उल्टी। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, सभी को पता होगा। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी हमें पीते रहना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में क्या है, होलकुंडी गांव। होलकुंडी गांव अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, बच्चों की पंचायत ये क्या है, तो भीमा संघ होलकुंडी गांव, यहाँ पर क्या है, बच्चों की पंचायत। ठीक है, नल्ला मडा क्या है, तो नल्ला मडा कहाँ पर है, ये है भैया आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था भैया, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है फेमस नृत्य, ये है आपका कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, बाजार गांव। बाजार गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें। घास की जड़ें देख लीजिएगा, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। ठीक है, घास का पौधा क्या है, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर ये जो है फैला होता है। कौन भैया, घास का पौधा। आगे देखिएगा, बरगद का पेड़, ये देख लीजिएगा, बरगद के पेड़ की जो लटकन है उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। जो यहाँ पर आपने देखा होगा, जो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं बरगद के, जो इसकी टहनियाँ लटकती हुई हैं वो धीरे धीरे नीचे लटकते लटकते जमीन में चली जाती हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, लटकन वाली जड़ें, ये कहाँ पर हैं, बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, हरा पेड़ क्या है भैया, देख लीजिएगा, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही उसे आपने ही क्यों न लगाया हो। ठीक है भैया, पेड़ काटने के लिए क्या है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में आपको क्या लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है, ये एक कानूनी अपराध है, अगर आप यहाँ पर हरा पेड़ काटते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए हरे पेड़ को हमें नहीं काटना है, चाहे वो भले ही आपने स्वयं क्यों ना लगाया हो। क्लियर है, आगे चलिएगा, रेगिस्तानी ओक पेड़, ये देख लीजिएगा, ये है रेगिस्तानी ओक पेड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। रेगिस्तानी ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ये क्या है, रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है बच्चों, ये होती है 11 से 12 फीट। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं इसमें बहुत ही कम होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम आपको पत्तियां नजर आ रही होंगी। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो होती नहीं है इतनी। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसके जो तने हैं इसी में पानी जमा होता रहता है। किसके तने में, जो ओक पेड़ होते हैं रेगिस्तानी। ठीक है, अगला देखिएगा, बिहू का त्योहार कहाँ पर है, बिहू का त्योहार असम में
चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहू जो आपका त्यौहार है, बिहू नृत्य है, ये आपका असम का है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां का जो रंग होता है वो होता है बेरंगी मेखला पहनती हैं। ठीक है। उरका क्या है? बिहू से पिछले दिन की जो शाम होती है उसको हम उरका बोलते हैं। ठीक है, उरुका बोला जाता है। पूछा जा सकता है कि उरुका क्या होता है? तो जो बिहू से पिछले दिन की रात होती है, शाम होती है, उसको हम उरुका बोलते हैं। बोरा व चेवा क्या है? चावल के दो प्रकार होते हैं। ठीक है भैया, चावल के दो प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। ये होते हैं बोरा व चेवा। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बात करेंगे अगले पॉइंट की, चेवा चावल। चेवा चावल क्या है भैया, ये देख लीजिएगा। चेवा चावल है ताओ, जिसको हम कढ़ाई बोलते हैं अपने यहाँ पर, इसको बोला जाता है यहाँ पर ताओ। ताव को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे सबसे पहले, और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं चेवा चावल। अगला है पॉइंट, चाय के साथ पीठा। तो चाय के साथ पीठा क्या है? असम में चाय के साथ पीठा यहाँ पर दिया जाता है। अगला है पीठा क्या होता है? पीठा क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा यहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या है भैया? भात सुक्तो है चावल और रसे वाली सब्जी। चावल और रसे वाली सब्जी को भात सुक्तो बोला जाता है। और कहाँ पर बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भात सुक्तो बोला जाता है चावल और रसे वाली सब्जी को। क्लियर है। अगला पॉइंट है पोचमपल्ली। सभी ने सुना होगा नाम। पोचमपल्ली जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है चिटियप्पन क्या होता है भैया? तो चिटियप्पन क्या होता है? मलयालम में चिटियप्पन क्या होता है? तो चिटियप्पन क्या होता है? पिता का छोटा भाई। यानी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो आपके पिताजी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं उनको आप क्या बुलाते हैं? चाचा बुलाते हैं। लेकिन वहीं पर मलयालम में अगर पूछा जाए तो मलयालम में ये बोला जाता है चिटियप्पन, यानी कि चाचा को चिटियप्पन। तो चाचा से आप लोग याद कर सकते हैं, चाचा से चिटियप्पन। मलयालम में चाचा क्या बोलेंगे? चिटियप्पन बोलेंगे, यानी कि पिता के छोटे भाई को। आगे देखिएगा कुजम्मा। कुजम्मा क्या है? पिता के छोटे भाई की पत्नी, यानी कि जो चाची हैं आपकी, उनको हम कुजम्मा बोलेंगे। अगला है मसालों का बगीचा। तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। वहीदा प्रिज्म खान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहीदा प्रिज्म खान के बारे में जान लीजिएगा। ये क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान अकेले यहाँ पर संभाली थी। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, ये है आपकी वहीदा प्रिज्म खान। इनका जो जन्म है 1972 में हुआ था। ये एक भारतीय नौसेना सर्जन है। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं वहीदा प्रिज्म खान। और इनको प्रिज्म की उपाधि किसने दी थी? इनके पिताजी ने। ठीक है, अगला है लद्दाख। लद्दाख को देख लीजिएगा। स्किट्पो पुल है, ये कहाँ पर है भैया? लद्दाख का एक गांव है। जो स्किट्पो पुल है ये लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले बोला जाता है भैया। क्या बोला जाता है? लद्दाख में जो माँ होती हैं उनको हम बोलते हैं आमाले। पिता को क्या बोला जाता है? पिता को बोला जाता है आबा ले। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाबा को यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो मेमे ले। ठीक है, बाबा को मेमे ले, पिता को आबा ले, और माँ को बोला जाता है आमाले। ठीक है, अगला है भेला घर। तो भेला घर क्या है? असम में घास और बांस से बने जो घर होते हैं उनको बोला जाता है भेला घर। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। पूरी जो किताब है उसके जो मेन पॉइंट हैं हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और इसी की तरीके से हम जो आपकी क्लास 5 की जो बुक है आपकी, उसका भी निचोड़ बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।